हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे अध्याय 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। आज इसमें हम करेंगे मूत्र निर्माण। शुरू करते हैं आज की क्लास। मूत्र निर्माण में मुख्य 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण, स्वतरण और विरकाणु के विभिन्न भागों में होता है। कौन कौन सी इसमें 3 प्रक्रियाएं हैं? एक तो गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण, फिर स्वतरण जो विरकाणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिससे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। मतलब सबसे पहले क्या होगा? रक्त का निस्यंदन। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5 भाग के बराबर होता है। हृदय के कितने बराबर होता है? हृदय द्वारा निकाले गए एक रक्त के 1/5 भाग के बराबर। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में निस्यंदन करता है। ये जो अपनी गुच्छ है उसकी केशिकाएं हैं, पतली पतली छोटी छोटी कैपिलरी कहते हैं जिसे, केशिकाएं होती हैं। उनके रक्त दाब रुधिर के 3 परतों में निस्यंदन होता है, जैसे 1 2 3। जैसे अपना पानी फिल्टर होता है ना, फिल्टर में अलग अलग परतें होती हैं, उसी हिसाब से अपना रक्त फिल्टर होता है। ये 3 परतें गुच्छ की रक्त केशिका के आंतरिक उपकला, वोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। कौन कौन सी है ये 3 परतें? एक तो केशिका के आंतरिक उपकला जो सबसे अंदर की तरफ होगी, एक वोमेन संपुट की उपकला और तीसरी क्या होगी? इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली झिल्ली। वोमेन संपुट की उपकला कोशिकाओं पदाणु पोडोसाइट कहलाती हैं। जो वोमेन संपुट की उपकला है वो क्या कहलाएगी? पदाणु या पोडोसाइट। जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र स्लिप्ड पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा के शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे प्रानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर GFR कहलाती है। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा क्या कहलाएगी? गुच्छीय निस्यंदन दर। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रति दिन होती है। कितनी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में? 180 लीटर प्रतिदिन या 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है, गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्त्रवण को सक्रिय करती है। किसको? रेनिन के स्त्रवण को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैच कर लेने हैं साथ के साथ। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन कोशिकाओं को रेनिन के स्त्रवण को सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर के प्रभाव बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। क्या करेगी? वृक्कीय रुधिर के प्रभाव को बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रतिदिन बनने वाली निस्यंद की आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिससे पुनः अवशोषण कहते हैं। क्या है? जो
रक्त है वो निस्संदित किया जाता है, उसका 99% भाग पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, हमारे शरीर में फिर से एब्जॉर्ब होने के लिए भेज दिया जाता है। बाकी जो 1% होता है वो मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरण निस्संद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम पॉजिटिव इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं। क्या बताया गया है इसमें? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम पॉजिटिव इत्यादि क्या है? सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय किया जाता है, क्रिया द्वारा होता है। चित्र 19.5 में देखते हैं। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्संद में H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया जैसे पदार्थ को स्त्रवित करती है। नलिकाकार स्त्रवण भी मूत्र निर्माण की एक मुख्य चरण है। कोशिका की यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। अब है अपना नेक्स्ट, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। क्या है? वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। सबसे पहले क्या है? संयुक्त संवलित नलिका। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? संयुक्त संवलित नलिका। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। जो संयुक्त संवलित नलिका है वो उसका क्या कार्य है? पुनरावशोषण के लिए क्षेत्र को बढ़ाना, मतलब जगह को बनाना, ताकि फिर से शरीर उस छाने हुए रक्त को अवशोषित कर सके। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनरावशोषण इसी भाग द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त संवलित नलिका में 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनरावशोषण होता है। कितने प्रतिशत तक? 70 से 80% तक। संयुक्त संवलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनों को संतुलन इससे बनाए रखने के लिए H पॉजिटिव, अमोनिया और K पॉजिटिव आयनों का निस्संद में स्त्रवण और HCO3 नेगेटिव का पुनरावशोषण करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से पढ़िएगा। संयुक्त संवलित नलिका है वो शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनों को संतुलन बनाए रखने के लिए, पीएच और आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए H पॉजिटिव, अमोनिया, पोटेशियम आयनों के निस्संद में स्त्रवण और हाइड्रोकार्बोनेट का पुनरावशोषण करती है। मतलब साफ है कि जो संयुक्त संवलित नलिका है वो H पॉजिटिव, अमोनिया और K पॉजिटिव को तो बाहर निकालेगी और HCO3 नेगेटिव का पुनरावशोषण करेगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी, पीजीटी, नीट में कि संयुक्त संवलित नलिका किसका अवशोषण करती है या किसका स्त्रवण करती है। तो अवशोषण तो ये करेगी HCO3 नेगेटिव का और स्त्रवण करेगी H पॉजिटिव, अमोनिया और K पॉजिटिव आयनों का। आगे है अपना हेनले लूप। नेक्स्ट, आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। आरोही भुजा है उसमें न्यूनतम मतलब सबसे कम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशीय तरल की प्रसारणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। जो हेनले लूप की अवरोही भुजा है वो किसके लिए अपारगम्य है? जल के लिए। परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से ये धीरे धीरे पारगम्य होती है। और विद्युत अपघट्य के लिए क्या करेगी? ये धीरे धीरे या सक्रियता से पारगम्य होती है। जल के लिए अपारगम्य है, विद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्संद का सांद्रण करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघटन का अवशोषण सक्रिय निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्संद ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल से जाने निस्संद तनु डाइल्यूट होता जाता है। नेक्स्ट है अपना, ये इसका डायग्राम दिखा रखा है, इसको देखते हैं पहले।
नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में मुख्य पदार्थों का पुनरावशोषण और सत्रण, ये देखा हमने। ये हमने पीछे देखा स्मित सम्मिलित नलिका, उसमें हमने क्या देखा कि यह सिर्फ किसका अवशोषण करेगी, पुनरावशोषण HCO3 नेगेटिव का, और बाकी का ये क्या करेगी, सत्रण करेगी। और फिर बाकी हेनले पास में ये क्या होती है, पानी के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्य के लिए सक्रिय रूप से पारगम्य होती है। इसमें ये चीजें अलग अलग रूप से दिखाई गई है कि कौन कौन से आयनों का अवशोषण हो रहा है और कौन कौन से आयनों का स्त्रवण हो रहा है। ये आप देखिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूरस्थ सम्मिलित नलिका। दूरस्थ सम्मिलित नलिका विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम पॉजिटिव और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। क्या बताया गया है, सोडियम पॉजिटिव और जल का कुछ भाग पुनरावशोषण किस में होता है, विशिष्ट परिस्थितियों में, नॉर्मल में नहीं, विशिष्ट में। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटासियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण एवं H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया का चयनात्मक सत्रण करती है। क्या कहा गया है इसमें, जो दूरस्थ सम्मिलित नलिका है वो रक्त में सोडियम पोटासियम का संतुलन बनाए रखने के लिए, पीएच का भी संतुलन बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करती है। किसका, बाइकार्बोनेट का, एवं H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया का चयनात्मक स्त्रवण करती है। नेक्स्ट अपना संग्रह नलिका। यह लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। क्या है, यह लंबी होती है और वलकुट के मध्यांश से के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र की आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतराकाशी की प्रसारणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा H पॉजिटिव, K पॉजिटिव आयनों के चयनात्मक स्त्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने की भी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अपना निस्यंद छन्नित को सांद्रण करने की क्रियाविधि। निस्यंद छन्नित को सांद्रण करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वसा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप के दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वसा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वाजा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उसमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मेडुलरी इंटरसियम के प्रसारण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। प्रसारण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वलकुट की ओर 300 मिली ओस लीटर प्रति लीटर के आंतरिक मध्यांश लगभग 1200 मिली ओस प्रति लीटर। आगे यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। सोडियम क्लोराइड के परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिससे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमित किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड अंतराकाश का वाजा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इस प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वाजा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिससे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश की अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है।
इस प्रकार के अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निषेध का सांद्रण करती है। चित्र 19.6 में हमारे वृक्क प्रारंभिक निषेध की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्रण मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। अब हम चित्र 19.6 को देखते हैं। नेफ्रॉन तथा वाजारेक्टा द्वारा निर्मित प्रतिधारा की प्रवाह क्रियाविधि दिखाई गई है इसमें। यह हमें पता है क्या है, ये कौन सी धमनिका है, अपवाही धमनिका, ये अभिवाही धमनिका, ये क्या है, कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, ये बोमन संपुट है। इसमें ये नलिका समीप्त, फिर समीप्त सम्मिलित नलिका, फिर हेनले लूप दिखाया गया है, फिर दूरस्थ नलिका, इसको ऐसे दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, 300 मिलीलीटर ओसम पर लीटर पर कौन कौन से आयन अब्जॉर्ब हो रही है, 600 पे कौन कौन किस किस का एब्जॉर्प्शन और सिक्रिएशन है, 900 पे किस किस का, इसको आराम से दिखाया गया है भी कौन सी नलिका में किसका एब्जॉर्प्शन और सिक्रिएशन हो रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना वृक्क क्रियाओं का नियमन। इसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर क्लास ज़्यादा बोरिंग और लंबी हो जाएगी। जानने से पहले वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने इसको शेयर नहीं कर रहे, तभी इसमें अब तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपनी सब्सक्राइबरों के मोटिवेशन को देखकर अपनी स्टडी को पढ़ाने के तरीक़ों को इम्प्रूव कर सकूँ और ब्लैक बोर्ड पर जल्दी से जल्दी टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।